2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं और ये पेपर आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है और आप इस पेपर की मदद से 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। कोड याद कर लो अगर विश्वास नहीं हो रहा है। 801 एसी कोड है और वहां पे आप लोगों को पेपर जब देने जा रहे हो तो एडमिट कार्ड लेकर जाना और यहाँ पे अनुक्रमांक और नाम जरूर आप लोगों को लिख के आना है। अनुक्रमांक तो आप लोगों को गलत करना ही नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ जितने प्रश्न इसमें दिए गए सारे प्रश्न अगर तैयार हैं इस पेपर के तो 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70 में 70 नंबर आज ही आप लोगों का बिल्कुल पक्का है। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास टाइम कितने दिए जाएंगे? 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। यहाँ पे नीचे देखो क्या दिया है, निर्देश, और निर्देश पढ़ के ही आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़ लीजिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। वही दूसरा निर्देश क्या बोला है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, एक तो खंड अ में दूसरा खंड ब में। 2 खंडों में यह पेपर बना हुआ है जिसमें से प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। खंड अ जो आएगा, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। नीले पेन से रंगिए या काले पेन से आप रंग सकते हो, लेकिन पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाला पेन नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये कह रहा है। इसके बाद चौथा निर्देश देखिए क्या है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। अगला 5वां निर्देश है प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न तो 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने तो 2 घंटे का समय निर्धारित है। खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास समय 1 घंटा है। आप चाहो तो 5 मिनट में कर लो और कर दोगे। इस वीडियो को देखने के बाद सारे क्वेश्चन अगर आपको याद रहेंगे तो 5 मिनट के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न करने के बाद आप पूरा का पूरा समय किस में लगा दोगे? खंड ब में। इसके बाद आप लोगों का है अगला कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के आगे आपको कॉर्नर में लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा वो आपको हर एक प्रश्न के सामने लिखा हुआ मिलेगा। पेपर स्टार्ट होता है यहां से आप लोगों का। देखिए सबसे पहले आया है खंड अ और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है और पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं। पहला प्रश्न भी देखिए यहाँ पर कॉर्नर में लिखा है ना, 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। बोला है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? ठीक है, तो शुक्ल युग का जो नामकरण किया गया था किस विद्वान के नाम पर किया गया? आपको भी मालूम है कि किसके नाम पे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे। बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे शुक्ल युग का नामकरण किया गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक थे, तो हंस पत्रिका के संपादक इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो वो है आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए, तभी 70 में 70 नंबर बिल्कुल पूरा लेकर आओगे। एक भी प्रश्न मिस स्पेल्ड हुआ आपका तो 1 नंबर कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान से वीडियो देखिए और सारे प्रश्न में फोकस कीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है? शुक्ल युग की काल अवधि है, तो शुक्ल युग की काल अवधि की है या समय अवधि? ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? तो 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है और यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1919 से लेकर 1938 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न देखिए क्या पूछा है। चौथा प्रश्न पूछा है कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है, तो लहरों के राजहंस के लेखक के नाम क्या है? वो है आपके मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश हैं और पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश, चौथा का पहला। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता है, तो चिंतामणि के रचयिता इन चार ऑप्शन में से कौन है? तो वह है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है छत्रसाल दशक के रचनाकार है, तो छत्रसाल दशक के रचनाकार इन चार ऑप्शन में से कौन है? वो है आपके भूषण जी। कौन है? भूषण जी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं 7वां प्रश्न देखेंगे। आधुनिक काल की समय अवधि है, तो आधुनिक काल की समय अवधि कितनी मानी जाती है?
तो 1843 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक अभी तक जो अवधि चली आ रही है उसे बोलते हैं आधुनिक काल की समय अवधि। 1843 ईस्वी से वर्तमान तक याद होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आठवां प्रश्न देख लीजिए क्या है। आठवां प्रश्न है साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। ध्यान से आप एक एक क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, और 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। आंगन के पार द्वार के रचयिता है। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता इन 4 ऑप्शन में से कौन है? वह है आप लोगों के, देखिए इसे स से बोलते हैं सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञ। क्या है? बी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम क्या है? सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञ। तो बहुत बड़ा इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10वां देख लीजिए क्या है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। वो कौन सी रचना नहीं है? युगांत। युगांत जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। बाकी निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा ये सभी जो है महादेवी वर्मा की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 है कि जथा पंख बिनु खग अति दिना, मणि बिनु फन कारबर करहीन, आस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। कह रहा है इन पंक्तियों में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? तो इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखिएगा प्रश्न को। आगे बढ़ेंगे, 12वां प्रश्न है कि यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला से। कह रहा उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। अब ये जो पंक्ति दिया गया है इसमें अलंकार पूछा है, कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ए। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोहु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। कह रहा इन पंक्तियों में दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा है? दूसरा मतलब इस दूसरे वाले चरण में, और ये लास्ट वाला चरण तुलसी भरे स्नेह जल, ये चौथा चरण में कितनी मात्राएं हैं ये पूछा है। 13 मात्राएं गिन लीजिएगा। दूसरा में भी 13 है और चौथा वाला में भी 13 ही मात्रा है। तो 13 ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मतलब इन 4 ऑप्शन में से मिश्र वाक्य बताना कि मिश्र वाक्य कौन है? मिश्र वाक्य डी है कि जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। डी वाला ऑप्शन जो है मिश्र वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। कह रहा है कि वह अब भी बैठ नहीं सकता। कह रहा है कि वाक्य का भावाच्य रूप होगा, मतलब भाव के रूप में अगर इसको व्यक्त किया जाए कि वह अब भी बैठ नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सी वाला है कि उससे अब भी बैठा नहीं जाता। उसको अगर भाव के रूप में अगर हम व्यक्त करें तो कहेंगे उससे अब भी बैठा नहीं जाता। 1 नंबर यहां से क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, और तुम के नीचे अंडरलाइन किया गया है, बताना कि तुम है क्या। तो तुम जो है वो सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक है, और पुल्लिंग है, और कैसा है? एक वचन है। इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए क्या है। अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। अगर अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द कौन सा बनेगा? तो अनुधन भाव। क्या बनेगा? अनुभाव। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8वां देख लो क्या है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 19वां प्रश्न है। कह रहा है कि अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है। तो अच्छी शब्द का अगर हम तद्भव की अगर बात करें तो अच्छी मतलब क्या होता है? आंख। क्या होता है? आंख। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 19 का ए। चलिए 20वां प्रश्न देख लीजिए, बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो हो जाएगा तस्य। क्या हो जाएगा? तस्य। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से देखेंगे खंड ब।
यहाँ से स्टार्ट हो गया आप लोगों का खंड ब। और खंड ब जो है 50 नंबर के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न। और 21वां प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 6 नंबर दिए जाएंगे। 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क वाला दिया है गद्यांश, 2 देता है, क देता है, ख देता है। अब दोनों में से चाहे आप कोई भी कीजिए। तो क वाला देख लो, कह रहा है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। तो या तो आप क वाला कर लो। इसके नीचे 3 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में क्या होता है, किस चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। इसके बाद दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है यहां से लेकर यहां तक, इसकी आपको व्याख्या बताओगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। और तीसरा यह है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो इसका भी उत्तर आपको उसी में से देना होगा। तो 3 प्रश्नों का उत्तर दोगे ना तो 6 नंबर मिल जाएगा। अगर बाई चांस अगर ये वाला गद्यांश आपको नहीं आता है तो अथवा करके देखिए, अथवा करके दिया है आपको यहाँ पे ख वाला, कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें बेहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया। अभी इतना ही नहीं है, पीछे भी दिया है। देखिए पीछे एक लाइन और है कि सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमंग उठी और पहाड़ जो है पुलकित उठे। तो इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। पहला, गद्यांश का संदर्भ 2 नंबर दिया जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर, और एक प्रश्न और है कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए 2 नंबर। तो आपका मन चाहे वो वाला कर लीजिए अथवा या तो अथवा वाला ये कर लीजिए, 6 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद 22वां प्रश्न जल्दी से नोट कीजिए। 22वां है, दिए गए पद्यांश। अभी तो हमने गद्यांश देख के आया, तो तक पद्यांश दे दिया। बोला कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए, और ये भी 6 नंबर का ही है। इसमें भी 3 प्रश्न हैं और इसमें भी 2 देता है। जी बिल्कुल, इसमें भी 2 देता है। एक क देता है, अगर नहीं कर पाओगे तो ख वाला कर लेना। क वाला यहाँ से नोट कर लो, क वाला यहाँ से आप नोट कर लो, यही है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौदे, बुझती साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे भरण भेष कैसो की ही रस में अभिलाषी, पायो गो पुनि कियो आपनो जोरे करगो घासी, सुनत मोहे रो बावरो सुर सुर सबे मती नासी। तो या तो ये कीजिए, और इसके नीचे 3 प्रश्न है। देखिए कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ से हिंदी में व्याख्या करना है, और दूसरा है कि गोपियां ब्राह्मण की अनुक्ति से उद्धव से क्या पूछती हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर मिल जाएगा आपको, कर लीजिएगा। अगर नहीं करना चाहते हो तो अथवा वाला दिखा देता हूँ। अगर नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके दिया ही है एक आप लोगों का ख वाला, क्या है, यहां से लेके यहां तक नोट कर लो। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाप हाप कर रखता है अनुराग अलौकिक वो भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम्मत तम में जी लेता है कांप कांप कर वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो या इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए इनका उत्तर दे दो। पद्यांश सही संदर्भ सही व्याख्या कीजिए, और उपयुक्त पद्यांश में कवि ने क्या स्पष्ट किया वो बता दीजिए, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या 23वां क्या है, तो 23वां संस्कृत का गद्यांश आ गया। क्या इसमें भी दोहराता है, बिल्कुल इसमें भी दोहराता है कि दिए गए संस्कृत के गद्यांश में से किसी का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर इसके संदर्भ पे और 3 नंबर इसके हिंदी के अनुवाद में। तो यहाँ पे क वाला दिया है, इयम नगरी विविधात्मक संगलम मस्ती वाला, यहाँ से लेके संस्कृत वाला इसको नोट कर लो। तो क वाला आराम से कर लो। नहीं आता है कि नहीं भाई मैं क वाला नहीं करूंगा, मुझे आता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अथवा करके एक तो और दिया है, उसको दिखा देता हूँ, उसको कर लो। चलिए तो अथवा वाला देखिए, यहाँ पे ख वाला दिया है, इसको कर लो। अगर वो नहीं आता है तो आप इसको कर लो। दोनों में से कोई करोगे तो आपको नंबर 5 नंबर दे दिए जाएंगे। जो भी मन कर रहा है वो कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 दिए गए संस्कृत का पद्यांश। अभी हमने गद्यांश देखा, संस्कृत का पद्यांश आ गया। पद्यांश भी बिल्कुल 5 नंबर क्या होता है, इसमें भी 2 आता है, बिल्कुल इसमें भी आता है। क वाला कर लो या अथवा करके यहाँ पे ख वाला कर लो। दोनों देखो, एक क वाला यहाँ से नोट कर लो। अगर क वाला अगर आ रहा है आपको तो क वाला कर लो, अन्यथा यह वाला आप लोगों का खा वाला है। मरणम मंगलम यत्र विभूति विभूषणम वाला। तो दोनों में से कोई एक ही कीजिएगा, इतना याद है। दोनों नहीं, एक ही करना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आगे बढ़ेंगे, फटाफट क्वेश्चन को नोट करते रहो। 25वां प्रश्न क्या, 25 प्रश्न कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और ये प्रश्न 3 नंबर का है।
खंड काव्य दिया है। मेरे प्यारे बच्चों इतना याद रखो कि खंड काव्य आप कोई सा भी नहीं कर सकते हो। खंड काव्य अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है, जिला वाइज आता है। आपके जिला में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है वही खंड काव्य करोगे, दूसरा कर दोगे एक नंबर नहीं मिलेगा, इतना बता देता हूँ। तो आराम से देख लो अपने क्वेश्चन बैंक में कि कौन सा खंड काव्य आपको करना है, अन्यथा कमेंट कर दो अपने जिला का नाम, मैं बता दूंगा कि किस जिले से हो तो कौन सा खंड काव्य आपको एग्जाम में करने हैं। ठीक है, वैसे खंड काव्य तो बहुत है, जैसे देख लो मुक्ति दूत, दूसरा ज्योति जवाहर, ज्योति जवाहर की बात आप देखोगे तो मेवाड़ मुकुट, इसके बाद अग्र पूजा, तो क्या सभी करोगे? नहीं। जय सुभाष, मातृभूमि, इसके बाद कर्ण दिया है, इसके बाद करमवीर दिया है, इसके बाद आपका तुमुल दिया है, बहुत सारा दिया है। तो सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के आते हैं, आप देख लीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम वही याद करके जाइएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 तो फ्री के ले जाओ। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर, लेकिन इतना याद रहे 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे मिलता है। और यहाँ पे पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जयशंकर प्रसाद। अब इन तीन लोगों में से एक लोगों का जीवन परिचय अच्छे से लिख दोगे रचना सहित, 5 नंबर आप लोगों के फ्री के मिल जाएंगे। इसके बाद ख वाला, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का, 3 नंबर तो जीवन परिचय पे, 2 नंबर उसके रचना पे मिलता है। इनमें क्या दिया है? गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास जी, इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय रचना सहित कर दो, 5 नंबर ले जाओ। तो जीवन परिचय से ही 10 नंबर आप लोगों के यहाँ से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कम से कम 2 श्लोक तो आपको याद करके ही जाने हैं। कौन जानता है इसमें ही आ गया हो तो वही तो उतारोगे नहीं, कोई दूसरा ही लिखोगे तभी तो नंबर मिलेगा। तो 2 कम से कम आप लोग याद कर लेना श्लोक। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे प्रश्न नंबर 28वां, प्रश्न नंबर 28वां है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए और 2 नंबर मिलेगा। 2 ही प्रश्नों का उत्तर दोगे तो 1-1 नंबर के हिसाब से 2 नंबर मिलेगा। पहला है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, चंद्रशेखर का आसीत, भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति। 3 प्रश्न इधर हो गया और 1 प्रश्न इधर दिया, मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। 1 प्रश्न तो इधर दिया है चौथा वाला कि वीरा केन पूजे थे। अब 4 में से किन्हीं 2 ही का उत्तर देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद तुरंत बढ़ोगे प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर, सबसे ज्यादा नंबर का तो निबंध ही पूछा जाता है। तो निबंध यहाँ पे 4 दिया है। पहला, भारत में आतंकवाद के कारण और निवारण बताइए, जनसंख्या वृद्धि के कारण और लाभ और हानि बताइए, वृक्षारोपण या विज्ञान के चमत्कार। तो इन चारों में से किसी एक पे जीवन पर निबंध लिखना है आपको। और निबंध कितने नंबर का है? 7 नंबर का। निबंध लिखने का ट्रिक मेरे चैनल पे है, आप देख लो, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 30वां, जो भी इसमें याद हो वो कर लेना आप लोग। 30वां तो पत्र लेकर आ गया कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। मतलब आपके क्षेत्र में गंदगी फैल गई है, उसके कारण डेंगू और मलेरिया हो रहे हैं, तो किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र आप कैसे लिखोगे ये लिखना है। या तो नहीं कर पाते हो तो अथवा करके दिया है कि बिजली समस्या के निराकरण है तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखे। अगर डेली अच्छे से बिजली नहीं आ रही है उसके लिए शिकायती पत्र आप कैसे लिखोगे अपने जिले के बिजली विभाग को। और ये प्रश्न कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए। बस 30 ही प्रश्न है इस पेपर में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर पेपर तैयार है, आप लोग जितना प्रश्न इसमें दिए सारे प्रश्न तैयार हैं, 70 में 70 इस बार आप जरूर 2025 बोर्ड एग्जाम में लेकर आके टॉप करोगे, मेरी गारंटी है। बस आप अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को तैयार कर लो। तो वीडियो को तो शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक और कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।